हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, आसान है, ठीक है, इजी है, समझने लायक है और आप आसानी से इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड वाले। ठीक, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशंस पढ़ना है ऑब्वियसली, तो हम सॉल्यूशन समझते हैं। तो एक वर्ड आपने सुना होगा अपने डे टू डे लाइफ में जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, अगर आप आसपास अपने देखेंगे तो जो ज्यादातर चीजें आपको दिखेंगी वो आपके एक तरीके की मिक्सचर होंगी। जैसे जो आप खाना खाते हैं, खाने में दाल चावल आप मिला लेते हैं, एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, या फिर आप दही रोटी खा रहे हैं तो वो भी एक मिक्सचर आप खा रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो भी एक मिक्सचर है, आप नींबू पानी पी रहे हैं वो भी एक मिक्सचर है। तो ज्यादातर चीजें आसपास जो दिखती हैं हमारे, वो एक तरह की मिक्सचर होती हैं। अच्छा, मिक्सचर होते क्या है? तो कोई भी दो चीज मिला दो, दो या दो से ज्यादा चीजें मिला दो, आपस में मिला दो, उससे जो बनेगा उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो एक एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ भी आपस में मिला दो तो मिक्सचर बन जाता है। कुछ भी आपस में मिला दो। ठीक है, चीनी में पानी मिला दो, मिक्सचर बन गया। पानी में नमक मिला दो, मिक्सचर बन गया। नमक में चीनी मिला दो, मिक्सचर बन गया। ठीक है, पानी में मिट्टी मिला दो, मिक्सचर बन गया। तो कोई भी चीजें आपस में मिला दो, दो हो, दो से ज्यादा चीजें हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी की सारी क्या है, मिक्सचर है। ठीक, तो मिक्सचर हमें पता चल गया, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मिक्सचर जो होते हैं ये हमारे काफी काम में भी आते हैं। जैसे अगर कुछ मिक्सचर की बात करें जो कि एनसीईआरटी ने आपको बताया है, तो एक है ब्रास। ब्रास को आप क्या कहते हैं? पीतल, हिंदी में, है ना। पीतल के बर्तन नॉर्मली घरों में देखने को मिल जाते हैं ना। तो पीतल जो होता है ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर से बनता है। तो बेसिकली जो पीतल है या ब्रास है, ये एक्चुअली क्या है, एक तरह का मिक्सचर है। कॉपर और जिंक हमने स्पेसिफिक अमाउंट में, स्पेसिफिक मात्रा में मिला दिया, उससे हमारा ब्रास बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक और एनसीईआरटी ने दिया है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, जिसे कांस्य कहते हैं। कांस्य कहते हैं। ठीक है, जो खेल होते हैं जैसे ओलंपिक्स हो गया या कॉमनवेल्थ गेम हो गया, तो वहां पे ब्रॉन्ज पदक मिलता है ना, कांस्य पदक। तो जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे बनता है? तो ये कॉपर और टिन के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, एसएन मतलब टिन। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूले तो आपको पता होंगे ना, एसएन मतलब टिन होता है। तो ब्रॉन्ज जो होता है यानी कांस्य जो होता है, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर है। और इसी तरीके से एक और है जो कि आपको याद रखना होगा, जर्मन सिल्वर। हालांकि ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दिया है तो याद रख लेना। जर्मन सिल्वर जो होता है ये, इसमें तीन चीजें होती हैं, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। तो इन तीनों चीज को मिला के जर्मन सिल्वर बन जाता है। तो ये कुछ मिक्सचर हो गए, मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए। अब हम ये समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये भी एक तरह का मिक्सचर होता है, हालांकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। एक सेकंड, जो सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दो। कंपोनेंट मतलब पार्ट उसका, या फिर जिस चीज से मिलके बना है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दो, उससे हमारा सॉल्यूशन बनता है। लेकिन ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब होमोजेनस मतलब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। होमोजेनस मिक्सचर मतलब, मान लेते हैं ये हमारा एक कंटेनर है, एक भगोना है ये हमारे पास, और एक भगोना ये है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया सॉल्ट ले लिया, नमक ले लिया जो हम खाते हैं, उसको पानी में मिला के यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना के रख दिया इस कंटेनर के अंदर। और इस कंटेनर में हमने क्या किया, सॉयल ले लिया, मिट्टी ले ली, और उसको पानी में मिला के एक सॉल्यूशन बना के रख दिया। ठीक, अब जो सॉल्ट और वाटर वाला सॉल्यूशन है ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। ठीक है, एक वर्ड याद रखो, जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ये होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान कंपोजिशन।
कंपोजिशन मतलब एक समान बना हुआ। अब जो सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर आपको बने दिखेगा, ये हर एक टाइप पे मतलब हर एक जगह पे एक समान का दिखेगा। जैसे अगर आप यहाँ से थोड़ा सा सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर निकाल लें और उसको पी के देखें, फिर उसके बाद आप इस जगह से सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर निकाल दें, ठीक है, तो आपने एक बार यहां से सॉल्यूशन निकाल के पिया और एक बार यहां से सॉल्यूशन निकाल के पिया, तो आप देखेंगे दोनों पॉइंट पे आपको सेम टेस्ट आएगा, एक ही जैसा टेस्ट आएगा। तो ये होता है होमोजेनस मिक्सचर, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना। यूनिफॉर्म मतलब एक समान कंपोजिशन होना, यानी जो सॉल्ट है, जो हमारा नमक है, वो पानी में एक समान तरीके से घुला है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा घुल गया है, कहीं पे कम घुला है, कहीं हम निकाल रहे हैं जब पानी, मतलब ये जो सॉल्यूशन है जब हम निकाल रहे हैं तो कहीं पे हमें नमक ज्यादा समझ में आ रहा है, कहीं पे कम टेस्ट आ रहा है नमक का, ऐसा नहीं होगा। हर जगह बराबर टेस्ट रहेगा, और इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब एक समान कंपोजिशन, ठीक है। जो सॉयल और वाटर का कंपोजिशन होगा, अब आप जानते हैं सॉयल जब आप लेंगे तो उसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कंकड़ भी रहते हैं, है ना। वो कंकड़ क्या होंगे, जैसे ही आप सॉयल वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे वो कंकड़ नीचे आके बैठ जाएंगे। अब आप सॉयल वाटर का सोल्यूशन थोड़ा सा यहां से उठाइए, इस पॉइंट से, और थोड़ा सा इस जगह से उठाइए, यहां से कहीं से, तो आपको दिखेगा सीधा सीधा कि यहाँ वाला जो सॉयल वाटर का कंपोजिशन है, मतलब सॉल्यूशन है, वो थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन नीचे वाला काफी ज्यादा, इसमें मिट्टी काफी ज्यादा दिखेगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बना रही है यहाँ पे वाटर के साथ, ठीक है। तो ये इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। तो होमोजेनस हेट्रोजेनस अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन दिखेगा वो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप का दिखेगा। आप ऊपर से निकालेंगे तो आपको पानी साफ दिखेगा, आप नीचे से निकालेंगे तो उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी काफी ज्यादा रहेगी, ऊपर वाले में मिट्टी कम रहेगी, ठीक। लेकिन सॉल्ट वाटर में ऐसा नहीं होगा, जितना सॉल्ट अगर आपको ऊपर की साइड दिखेगा उतना ही नीचे की साइड। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन या होमोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक होमोजेनस सॉल्यूशन है और ये एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी हम सॉल्यूशन को सोचते हैं कि सिर्फ लिक्विड होता है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन जो है लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। हम लिक्विड सॉल्यूशन की इस चैप्टर में हम सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं सिर्फ लिक्विड होते हैं, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन जो होता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, किसी तरह का हो सकता है, ठीक है। जब तक वो होमोजेनस मिक्सचर रहेगा तब तक हम उसको सॉल्यूशन कहते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन हम बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक सॉल्यूशन हमने बनाया चीनी पानी का, शुगर प्लस वाटर, ये एक सॉल्यूशन बन गया, एक शरबत बन गया, ठीक है। और एक शरबत हमने बनाया शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। हालांकि शरबत नहीं होता है ना, गंदा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक हमने बनाया शुगर वाटर का सोल्यूशन, एक हमने बनाया शुगर सॉल्ट और वाटर, तीन चीज को डाल के सोल्यूशन बना दिया हमने, ठीक है। और एक सोल्यूशन हमने बना दिया, मान लेते हैं शुगर लिया हमने, फिर सॉल्ट, सॉल्ट नहीं लेते हैं हम, ऑरेंज ले लेते हैं, ऑरेंज जूस। हमने ऑरेंज जूस ले लिया, इसके साथ वाटर ले लिया, और इसके साथ एक और चीज ले लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी सॉल्यूशन। अब ऊपर वाला भी सॉल्यूशन है, नीचे वाला भी सॉल्यूशन है, ये सबसे नीचे वाला जो बनेगा ये भी सॉल्यूशन है, मतलब तीनों के तीनों सॉल्यूशन है। डिफरेंस क्या है, एक में हमने सिर्फ दो ही चीज मिलाई है, एक में हमने तीन चीज मिलाई है, एक में हमने चार चीज मिला के बनाया सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन तो तीनों है, लेकिन हमने कंपोनेंट देखिए, यहाँ पे एक में हमने दो ही कंपोनेंट लिया, पहले वाले में, दूसरे वाले में हमने तीन कंपोनेंट लिया है, और आखिरी वाले में हमने चार कंपोनेंट लिया है, ठीक है। तो जो हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं इसमें हम यही पहला वाला सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पहला वाला सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, तो बाइनरी मतलब होता है कि दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। तो हम इस पूरे चैप्टर में जितने भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक तो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सीधी सी बात। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, दो से ज्यादा कंपोनेंट वाले हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि देख लेते हैं दो से ज्यादा कंपोनेंट क्या क्या कहते क्या है। जैसे शुगर सॉल्ट वाटर, तीन चीज मिला दो तो हम कहते हैं टर्शरी सॉल्यूशन हो गया। टर्शरी मतलब होता है तीन, है ना, टर्शरी सॉल्यूशन हो गया। शुगर ऑरेंज जूस वाटर सॉल्ट, चार चीज मिला तो इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया।
लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, सिर्फ एक है। ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन मैं इसी तरह लिखूंगा, ठीक है, SOL और ऊपर N लिखेंगे छोटे से, ठीक है, क्योंकि कई बार लिखना रहेगा तो इसी तरीके लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे छोटा सा n। तो हमें पढ़ना कौन सा है, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, और हमें कोई सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ठीक। कंपोनेंट मतलब जिस चीज से मिलकर वो बना हुआ है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा। तो हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। अच्छा, बार बार हम बाइनरी लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम हर जगह सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे बस, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन हमें पढ़ना है। अच्छा, तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया दो चीज मिला के बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। इसमें से एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे हमने चीनी पानी मिलाई, तो जिस चीज को हमने मिलाया है, जिस चीज को हमने घोला है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट के सामने हम एक सिंपल डेफिनेशन लिख देते हैं, जिसको घोला गया। जैसे चीनी पानी में हम चीनी छोटी थोड़ी सी लेते हैं और उसको पानी में घोल देते हैं, तो जिसको घोला गया यानी चीनी को घोला गया वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और इसको एक और चीज याद रखना, टेकन इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कम मात्रा में लेते हैं सॉल्यूट को हम। जैसे चीनी पानी का हमें घोल बनाना है, तो पानी हम एक गिलास लेते हैं और चीनी एक दो चम्मच लेते हैं, तो मतलब हम चीनी जो है, सॉल्यूट जो है वो कम मात्रा में लेते हैं, अमाउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। चीनी जो है हम वो कम अमाउंट में लेते हैं, या कह लीजिए सॉल्यूट हम कम अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। फिर सॉल्वेंट आ जाओ, सॉल्वेंट जिसमें घोला गया, जिसमें घोला गया उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे चीनी पानी का हमने घोल बनाया, तो पानी के अंदर हमने घोला चीनी को, है ना, तो जिस चीज के अंदर घोला गया उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन सॉल्वेंट जो होता है, इसके बारे में दो चीजें और अच्छे से आपको आनी चाहिए। पहली चीज, ये लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, टेकन इन ज्यादा मात्रा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हम इसको लेते हैं। जैसे चीनी पानी में हम पानी काफी सारा लेते हैं। और दूसरी चीज, ये डिफाइन करता है, ये डिसाइड करता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। मतलब हमने चीनी पानी को घोला, तो जो सॉल्वेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि जो सॉल्यूशन बना है, यानी चीनी पानी का जो शरबत बना है, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, ये चीज सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। अब चीनी पानी हमने घोल दिया, ठीक है, चीनी और पानी हमने घोल दिया। चीनी जो है हमारा सॉल्यूट है और पानी जो है सॉल्वेंट है, इससे हमें शरबत मिला। अच्छा, शरबत लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है या गैस होता है? ऑब्वियसली लिक्विड होता है। लिक्विड इसलिए दिखा क्योंकि जो सॉल्वेंट है हमारा, वही डिसाइड करता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, ठीक। तो सॉल्वेंट के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि इट डिसाइड्स फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, जो सॉल्यूशन बना है या बनेगा, उसकी जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगी, वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि किस स्टेट में फाइनल सॉल्यूशन हमारा रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सॉल्यूशंस जो होता है, जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो कितना गाढ़ा है या फिर कितना हल्का है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसका हम कंसंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है, तो उसका हम कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब दिखाना, कैसे शो करते हैं कि वो कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है, या फिर मतलब कितना गाढ़ा है या फिर कितना हल्का है, ये चीज, ठीक है। जैसे चीनी पानी हमने घोल दिया,
तो चीनी पानी में मतलब मान लीजिए 10 लोग दे दिया आपने चीनी पानी, 10 लोग अलग अलग तरह से चीनी पानी घोलेंगे। हो सकता है किसी का चीनी पानी बहुत ज्यादा मीठा हो रहा हो शरबत, किसी का बहुत कम मीठा हो रहा हो। तो हम कहेंगे कि जिसका ज्यादा मीठा है तो हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन्होंने बनाया, क्योंकि चीनी इन्होंने बहुत ज्यादा डाल दी पानी के अंदर, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन डिसाइन मतलब डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड। और एक ज्यादा एक्यूरेट तरीका होता है जिसे क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड। जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है इनमें हम फॉर्मूला को यूज करते हैं और उस हिसाब से निकालते हैं, एक बेसिक करेक्ट एक वैल्यू आ जाती है जिससे हमें पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है। ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव मेथड जो होता है ये एक रिलेटिव मेथड है, मतलब एक कंपेरिजन वाला मेथड है। इसमें हम दो टर्म यूज करते हैं, एक तो कहते हैं हम डाइल्यूट है और एक को कहते हैं हम कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक। डाइल्यूट मतलब हल्का होना सॉल्यूशन का या फिर पतला होना, जैसे हम पेंट करवाते हैं घर में तो हम कहते हैं कि पानी और मिला दो जिससे पेंट जो है थोड़ा पतला हो जाए। ठीक है। तो ये जो डाइल्यूट वर्ड होता है ये मतलब कहता है कि जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कम है। ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास ये सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन ये है। ठीक है। तो यहां पे मैंने मान लीजिए ये दोनों बाल्टी है, ये दोनों बाल्टी है मान लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें हमने ये ग्रीन कलर जो दिखा रहा है, कुछ और कलर लेते हैं ना, कोई और कलर लेते हैं। तो इस बाल्टी के अंदर हमने क्या किया, पेंट डालना शुरू किया व्हाइट कलर का। ठीक है। तो इस बाल्टी में हमने इतना सारा पेंट डाला और जो दूसरी वाली बाल्टी है इसमें हमने सिर्फ इतना पेंट डाला। अब पूछा है कि कौन कंसंट्रेटेड है, कौन ज्यादा डाइल्यूट है, कौन कंसंट्रेटेड है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ये मान लेते हैं ए बाल्टी और ये बी। बी वाली बाल्टी जो है वो डाइल्यूट है और ए वाली कंसंट्रेटेड है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं, ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। यहीं पे हम एक और बाल्टी बना दें अभी, एक और हमने बाल्टी बना दी, उतनी ही बड़ी बाल्टी, पानी भर दिया इसमें और इसमें भी हम पेंट डालने लगे। अब बताओ कौन ज्यादा, इसको हम सी नाम दे रहे हैं, अब बताओ कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो सी सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो अगर ए बी में कंपेयर किया जाए तो आप बोलेंगे ए कंसंट्रेटेड है बी डाइल्यूट है। अब ए सी में कंसंट्रेटेड वो कंपेयर किया जाए तो आप कहेंगे सी कंसंट्रेटेड है ए डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, ये जो वर्ड यूज किया जाता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये वर्ड जो है कंपेरेट मतलब कंपेयर करके यूज किए जाते हैं। ठीक है। और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड जो है इसमें डाइल्यूट वर्ड यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए कि कोई सॉल्यूशन जो है वो पतला है थोड़ा, या फिर कह लो हल्का है सॉल्यूशन। ठीक है। और जो कंसंट्रेटेड वर्ड है ये गाढ़े सॉल्यूशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है। या कोई साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में इस तरह तो लिख नहीं सकते हो। तो साइंटिफिक तरीके से अगर हम लिखें यहाँ पे, तो डाइल्यूट को आप इस तरीके से लिखोगे कि यहाँ पे डाइल्यूट के केस में सॉल्यूट जो होता है वो काफी कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ये होता है डाइल्यूट, सॉल्यूट कम रहेगा सॉल्वेंट ज्यादा। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट जो होता है वो काफी ज्यादा रहेगा, सॉल्वेंट भी रहेगा ज्यादा लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। सॉल्वेंट उस हिसाब से कम रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे एरो लगा देते हैं, सॉल्वेंट थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जब ज्यादा सॉल्यूट है तो हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, जब कम सॉल्यूट है तो हम डाइल्यूट कहेंगे। ठीक है। अब मेन पे आते हैं अपने, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो कम आता है एग्जाम में, क्वालिटेटिव मेथड नीट में तो बहुत ही कम आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वांटिटेटिव पे आते हैं, क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं नीट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। अच्छा, तो क्वांटिटेटिव एक एक करके पढ़ते हैं। हमारे पास 6-7 मेथड्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, नीचे हम आके यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला मेथड शुरू करते हैं। पहला मेथड होता है मास परसेंट। अच्छा, मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं।
मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट। अच्छा, कितने कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में? दो कंपोनेंट। दो ही क्यों है? क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और किसी के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस कंपोनेंट का मास हमें निकालना है, मास परसेंट निकालना है, उसका मास हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। अपॉन में टोटल मास रखेंगे हम सॉल्यूशन का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का जितना मास होगा उसको रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे और हमारा मास परसेंट आ जाएगा। मास परसेंट को हम वेट बाई वेट करके भी लिखते हैं, ठीक है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यानी वेट बाई वेट के कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक। मास लिख लो, वेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मास मास कट ही जाता है, ठीक है। तो आप वेट लिखो, मास लिखो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, चाहे वेट लिखो चाहे मास लिखो। तो मास परसेंट में ऊपर हम उस कंपोनेंट का मास रखेंगे जिसका हमें निकालना है मास परसेंट। जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों चीज है, हो सकता है उसने सॉल्यूट का कहा हो सकता है उसने सॉल्वेंट को कहा हो। अगर उसने कुछ नहीं कहा है कि मास परसेंट, उन्होंने सिर्फ दिया कि मास परसेंट निकालो, तो हम सॉल्वेंट का निकालेंगे। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हम मास परसेंट ऑफ सॉरी सॉल्यूट का निकालेंगे, अगर उसने कुछ नहीं कहा है कि मास परसेंट किसका निकालना है, मतलब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया है कि मास परसेंट निकालना किसका है, तो हम मतलब सॉल्यूट का निकालेंगे, ठीक है। अगर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मास परसेंट सॉल्वेंट का निकालना है, तो हम सॉल्वेंट का निकालेंगे, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। पानी में चीनी हमने घोल दिया, हैज 10 ग्राम शुगर एंड 90 ग्राम वाटर, फाइंड मास परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मास परसेंट के आगे उसने लिखा ही नहीं है कि सॉल्यूट का निकालना है कि सॉल्वेंट का, तो हम ऑब्वियसली सिंपल सी मतलब अपने ही दिमाग से क्या करेंगे, ऊपर के जो मास लिखना है, ऊपर जो मास ऑफ द कंपोनेंट लिखना है, वहां पे सॉल्यूट का मास रख देंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा, अगर यहाँ पे आगे सॉल्यूट लिखा होता तो अच्छी बात है, वो तो और अच्छी बात है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हम ऊपर सॉल्यूट का ही मास रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम है, चीनी हमारा 10 ग्राम है। नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास, टोटल मास रखना है, अच्छे से ध्यान रखना। तो 10 ग्राम पानी है, सॉरी 10 ग्राम चीनी है और 90 ग्राम पानी है, इन दोनों को मिला के हम नीचे रखेंगे। तो 90 प्लस 10, ये टोटल हम नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, यानी 10 अपॉन 100 इंटू 100, यानी 10% वेट बाई वेट आ गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो 10% है वेट का, ठीक है, वेट बाई वेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अभी यहीं पे मास, फाइंड मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया होता तो ऊपर हम 90 लिखते, क्योंकि सॉल्वेंट का कंपोनेंट हमें ऊपर लिखना होता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, कभी क्वेश्चन में एक लाइन लिख देते हैं, एक लाइन चिपका देते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है आपको और उस क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 10% वेट बाई वेट, एक सेकेंड, थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, अ 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन। उसने कहा है कि हमारे पास 10% वेट बाई वेट का शुगर सॉल्यूशन है। तो इससे आप क्या समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इस चीज से? तो देखो, 10% वेट बाई वेट कहा गया है, मतलब हमारे पास 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 10 ग्राम शुगर है, मतलब ये देखो 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें से 10 ग्राम शुगर है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, बचा हुआ 90 ग्राम क्या है? तो अगर कुछ ना लिखा रहे तो आप वाटर मान लोगे कि शुगर जो है वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लिखा हो, अब मान लो आगे लिख दिया गया कि शहद में सॉल्यूशन बनाया है, तो बचा हुआ 90 ग्राम क्या होगा? शहद होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो कि आगे क्या लिखा है, मतलब आगे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिख दिया गया है 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन, तो आप वाटर मान लो। अगर यहीं पे लिखा होता 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन इन हनी,
शहद में, तो आप बाकी का बचा हुआ 90 ग्राम क्या मानोगे, शहद मानोगे। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना कि अगर ऐसे लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन में कि 10% वेट बाई वेट शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, तो इसका मतलब 10 ग्राम शुगर है हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है हमारे पास, उसमें 10 ग्राम शुगर है सॉल्यूट है यानी कि, और 90 ग्राम वाटर है यानी सॉल्वेंट। ठीक, चलो ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल हम पढ़ा रहे हो तो फिर बता देना, ठीक है। मास परसेंट हो गया, वॉल्यूम परसेंट पे आ जाते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है, और सेम टू सेम मास परसेंट का है ये भी। वॉल्यूम परसेंट को V बाई वी लिखते हैं, जैसे मास परसेंट का फॉर्मूला होता है वैसे इसका भी। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन, और इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लगा रहता है तो हमें 100 से आखिरी में मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और एकदम सेम टू सेम आप देख रहे हैं जैसे मास का फॉर्मूला था वैसे इसका भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं जिससे थोड़ा समझ में आएगा, और ये एग्जाम्पल स्किप ना करना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीजें आपको पता चलेगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारे पास अ मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। एक सेकंड रुक जाओ। A mixture of ethylene glycol हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकॉल का एक मिक्सचर है। क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल अभी बताएंगे। इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर कंटेन्स 35 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 65 ग्राम वाटर। 65 ग्राम H2O लिख दे रहे हैं, ठीक, जगह कम पड़ गई वहां पे। फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट आपको निकालना है यहाँ पे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और जैसे मास परसेंट का आया था आपको आंसर, वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर उस कंपोनेंट का रखेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा कि वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना है, तो हम ऑब्वियसली सॉल्यूट का निकालेंगे। सॉल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये फॉर्मूला इसका देख लो। ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इथाइलिन इथाइलिन, हाँ यही होता है, ठीक है। तो ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। फॉर्मूला आपको बाद में बताया जाएगा, अभी यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ोगे फॉर्मूला। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है, ऊपर हम उस कंपोनेंट का रखेंगे वॉल्यूम जिसका हमें निकालना है। यहाँ पे हम 35 रख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा 35 ग्राम मैंने लिख दिया है, ये गलती कर दी है मैंने। 35 ml होगा, ठीक है। वॉल्यूम ml में होता है ना, मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन में ml लिख लेना, ठीक। यहाँ पे भी 65 ml H2, ठीक है। तो 35 ml हमने ऊपर रख दिया, और नीचे हमने टोटल रख दिया। टोटल मतलब 65 प्लस 35, ऐड करो कितना आएगा, 65 प्लस 35 इंटू 100, यानी 35 अपॉन, इसको ऐड करोगे 100 आ जाएगा, इंटू 100। 100 से 100 गया, यानी 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक। यह हमारा आंसर आ गया, और यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आंसर है यही इंपॉर्टेंट है। जो 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, इसको हम कार में यूज करते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, उन जगहों पे। जैसे बहुत ही ज्यादा जहां पे ठंडी पड़ती है वहां पे जो इंजन में जो पानी होता है वो जम जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है उसका क्या क्या काम है, ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे कि
या जो पानी है वो मतलब जम ना जाए। तो जैसे बहुत ज्यादा ठंडी वाली कंट्रीज हो गई, जैसे रसिया हो गया, ठीक है, रसिया में काफी ज्यादा ठंडी पड़ती है, 0 से नीचे टेम्परेचर रहता है। अब 0 से नीचे टेम्परेचर रहेगा तो जो पानी रहेगा इंजन में वो जम जाएगा, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल हम मिला देते हैं पानी के साथ। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, पानी को जमने नहीं देता है, जिससे आपका इंजन जो होता है वो सही से रहता है, ठीक है। तो 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट, ठीक है, एंटी फ्रीज एजेंट इन कार्स। जो कार होती हैं उनमें हम यूज करते हैं एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में, जहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। इंडिया में नहीं यूज कर सकते, मतलब नहीं यूज करते हैं इसको, इतनी ज्यादा ठंडी हमारे यहाँ नहीं होती कि पानी जम जाए, ठीक। कुछ एरियाज में होती भी होगी, है ना। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट हमारा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा है हमारा मास बाई वॉल्यूम। तो आपने अभी देखा मास बाई मास, फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, अब मास बाई वॉल्यूम आ गया, ठीक। इसको हम लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम, यानी वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया और आपको पता भी नहीं है, मतलब जानना भी नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ आपको याद रखना है कि ये होता क्या है। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of solution। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में हम जितना मास डाल दे सॉल्यूट का, यानी हमने 100 ml पानी लिया और उसमें जितनी भी चीनी हमने मान लीजिए 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो 10 ग्राम चीनी हमने 100 ml में पानी में डाल दिया, तो इसका वेट बाई वॉल्यूम जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना मास हमने डिसॉल्व किया है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम मास बाई वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मास बाई वॉल्यूम वाला पैरामीटर होता है, ये मेडिसिन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जो दवाइयां बनती हैं, जो फार्मेसी फार्मेसी होती है, वहां पे मास बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन, ईएस होगा, सॉरी। तो मेडिसिन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा पे आ जाओ। चौथा है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीएम। अच्छा, पीपीएम आपने टीवी पे सुना होगा, जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो पॉल्यूशन को हम पीपीएम में शो करते हैं, ठीक है। पीपीएम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पहले देख लो। पीपीएम, अच्छा मिलियन क्या होता है, मिलियन यहाँ पे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 100,000, नहीं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। ये होता है मतलब 10 की पावर 6। तो जो 10 की पावर 6 होता है इसी को हम मिलियन कहते हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ें, मतलब इंडियन सिस्टम में पढ़ें, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। 10 लाख जो होता है वही 1 मिलियन होता है, यानी 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 करेंगे। हर जगह हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि परसेंट निकालना था। यहाँ पे परसेंट नहीं निकालना, यहाँ पे पार्ट पर मिलियन निकालना है, इसलिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है उसकी, कि ये बहुत ही कम अमाउंट जब सॉल्यूट का हो तब यूज किया जाता है। जैसे सॉल्यूट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ट्रेस अमाउंट में, तब यूज किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये अच्छे से याद रखो ना, इसको हम यूज करते हैं यूज्ड व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अच्छा, एक दिमाग में यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी आती है कि सर पार्ट का क्या मतलब है, ठीक है। पार्ट का क्या मतलब है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट, आप देखें नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पार्ट क्या
क्या मतलब इसका? तो जो पार्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड, जो यहाँ पे पार्ट है वो एक्चुअली सिंपल चीज है। यहाँ पे आप पार्ट की जगह पे कई चीजें रख सकते हैं, जैसे नंबर रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक एरिया है, वहां पे टोटल 1 मिलियन, टोटल 1 मिलियन वहां पे वायरस है, ठीक है। उस 1 मिलियन वायरस में 4 वायरस ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस है, तो हम कह देंगे 4 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। 4 पार्ट पर मिलियन, यानी 4 कोरोना वायरस हैं 1 मिलियन वायरस के अंदर, ठीक है। बाकी कोई और प्रजाति के वायरस होंगे, बाकी 4 जो हैं ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस है। तो नंबर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि 4 कोरोना वायरस है, तो 4 क्या है? एक नंबर है, तो आप पार्ट को नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज हो जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम हो, जैसे हम मान लेते हैं कि एक समुद्र है, समुद्र में हमने क्या किया, एक बोतल रुआवजा डाल दिया। समुद्र नहीं, तालाब ही ले लो, तालाब, बड़ा सा तालाब है, उसमें हमने एक बोतल रुआवजा डाल दिया, तो रुआवजा बहुत ही कम है ना, सब मतलब उस तालाब के अमाउंट के, वाटर के अमाउंट के कंपेरिजन में रुआवजा बहुत कम है। तो वहां पे भी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगा सकते हैं, यानी ऊपर हम रुआवजा का वॉल्यूम रखेंगे और नीचे हम वॉल्यूम रखेंगे उस तालाब का, ठीक है। तो इस यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेट बाई वेट भी यूज कर सकते हैं, मतलब जहां पे कोई भी चीज जो सॉल्यूट है उसका वेट बहुत कम है, तो उसके केस में आप वेट बाई वेट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेट बाई वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट के जगह आप नंबर रख सकते हैं, वॉल्यूम रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो बाकी चीज के कंपेरिजन में, या आप ग्राम रख सकते हैं, मतलब वेट रख सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका वेट बहुत ही ज्यादा कम है बाकियों के कंपेरिजन में, या आप वेट बाई वॉल्यूम भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वेट बाई वॉल्यूम का एग्जांपल, जैसे कि हमने एक तालाब में हमने 2 ग्राम चीनी डाल दी, तो अब यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम हम लगा सकते हैं, क्योंकि चीनी बहुत कम है, 2 ग्राम है, और तालाब बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट बाई वॉल्यूम रख सकते हैं। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप नंबर, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं, ठीक। ज्यादातर आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आप रख सारी चीजें सकते हैं। एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी ने आपको देके समझाया है कि जैसे आपको पता है जो मछलियां होती हैं वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको लेती है, तो मछलियों को भी ऑक्सीजन चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन हम जो है सामने से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट में, और जो मछलियां हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती हैं। तो पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है ये हम देखते हैं। 5.8 ग्राम ऑक्सीजन इन 10⁶ ग्राम वाटर। अब देख रहे हो, 10⁶ ग्राम वाटर, यानी 1 मिलियन ग्राम वाटर में सिर्फ 5.8 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे घुली हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो हम पार्ट पर मिलियन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 5.8 ppm। इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन वाटर में, 1 मिलियन ग्राम वाटर में सिर्फ 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया? वेट बाई वेट का लगाया, इसका भी वेट हमने लिया और इसका भी वेट लिया, ठीक। तो पार्ट पर मिलियन आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने बता दिया बहुत है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी हम वीडियो अगले पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो 2-3 शायद कंसंट्रेशन टर्म अभी बच रहे हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी सजेशन कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। बाय।